अब यहाँ पर एक शब्द आता है बायोमास या जैव भार। बायोमास या जैव भार का मतलब क्या है कि यूनिट एरिया में जीवित पदार्थों की मात्रा। यूनिट एरिया का मतलब, यूनिट का मतलब सुनो इकाई, जैसे गिनती की इकाई होती है ना 1 2 3 4 5 6 7। अब आपके पास बहुत बड़ा गार्डन है, बहुत बड़ा गार्डन है ना, 20-25 हेक्टेयर का। मैंने क्या बोला, हेक्टेयर, तो उसकी इकाई क्या हो गई, 1 हेक्टेयर। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई इस गार्डन का बायोमास कितना है, तो आप कहोगे यूनिट एरिया, यानी कि 1 हेक्टेयर में यहाँ पर जितने भी जीवित पदार्थ हैं। अब जीवित पदार्थ का मतलब मिट्टी, पानी, गर्मी, सूरज की रोशनी, इनको छोड़ करके जिनमें जान है, जान किसमें, प्लांट्स में है, जंतु और वनस्पतियों में, उनकी जितनी मात्रा है, उनका जितना सकल भार है, वो कहलाता है किसी भी इकोसिस्टम का बायोमास या जैव भार। ठीक है, आगे चलें। अब जो इनिशियल इकोसिस्टम होगा, यानी कि प्रारंभिक इकोसिस्टम जो होगा, वो उसमें कहते हैं ना, जो फूड चेन होती है वो रैखिक होती है। रैखिक का मतलब ये है कि एक लेवल से दूसरे लेवल पर, दूसरे तीसरे चौथे लेवल पर। जैसे मैं इसका एग्जांपल मैंने आपको बताया, जैसे धान का खेत है, धान के खेत में आप इकोसिस्टम देखोगे तो वहाँ पर जो प्रोड्यूसर कौन हुए, धान के पौधे यानी कि प्लांट्स है ना, हरे पौधे। आपको पता चल रहा है कि वहाँ पर एनर्जी कौन पैदा कर रहा है, धान के पौधे पैदा कर रहे हैं। अभी इनिशियल शुरुआती स्टेज पर है ना वो, वहाँ पर घास फूस तमाम तरह की चीज़ें भी पैदा नहीं हुई हैं, केवल जो धान का पौधा आपने रोपा वही है। ठीक है, अब उस खेत में छोटे छोटे मेंढक मेंढकी जिसे आप कहते हैं ना, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े वहाँ पर पैदा होते हैं, है ना, टिड्डियाँ जैसी। तो इस धान के खेत में जो प्लांट्स हैं ना, इनको वो टिड्डियाँ खाती हैं। आपको स्पष्ट दिख रहा है कि टिड्डियाँ जो हैं वो इनको खा रही हैं, धान के प्लांट्स को खा रही हैं। इन टिड्डियों को छोटे मोटे कीड़े मकोड़े खा रहे हैं। ठीक है, अब इन कीड़े मकोड़ों को थोड़ी कोई बड़ी जो मछली है वो खा ले रही है, आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा, यानी कि फूड चेन जो वहाँ पर क्लियर है। रैखिक या लीनियर का मतलब ये है, देख लेना वहाँ पर कोई है आप, हाँ आप जाओ, वीडियो चल रही है ठीक है। तो फूड चेन में लीनियर रैखिक का मतलब ये है कि प्रोड्यूसर्स ने एनर्जी जो है प्रोड्यूस की, उसके बाद डायरेक्ट प्राइमरी कंज्यूमर को, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्सरी को, बीच में कोई हेर फेर, कोई बाईपास जैसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो फूड चेन होती है वो लीनियर या रैखिक होती है। इसके बाद जो शुरुआती इकोसिस्टम है, अच्छा जो शुरुआती इकोसिस्टम है उसमें फूड चेन लीनियर होगी, और जो मैच्योर या प्रौढ़ इकोसिस्टम है उसमें जो फूड चेन होगी वो क्लिष्ट होगी, मिक्स होगी। ठीक है, उसके बाद जो बायोडाइवर्सिटी है वो शुरुआती इकोसिस्टम में कम होगी, मैच्योर में ज़्यादा होगी। बायोमास इसी तरह से शुरुआती, अच्छा मैंने यहाँ हेडिंग में डाल रखा है ना कि जो प्रारंभिक इकोसिस्टम है उसमें है कम, बायोडाइवर्सिटी डाइवर्सिटी कम होगी, बायोमास कम होगा, ऊर्जा की ज़रूरत कम होगी, और यहाँ पर स्थिरता जो है वो भी कम होगी। अब इसमें ज़्यादा क्या होगा, ये संवेदनशील बहुत ज़्यादा होगा। जरा सा कोई चेंज आता है तो ये डिस्ट्रॉय हो सकता है। धान का खेत है, अगर 3-4 दिन वहाँ पर पानी जमा रहा वो नष्ट हो जाएगा ना, तो संवेदनशील बहुत ज़्यादा होगा। एंट्रोपी यहाँ पर बहुत ज़्यादा होगी। एंट्रोपी का मतलब क्या है, डिसऑर्डर, विघटन की दर को हम कहते हैं एंट्रोपी। तो एंट्रोपी यहाँ पर ज़्यादा होगी, जो प्रारंभिक इकोसिस्टम है उसमें एंट्रोपी ज़्यादा होगी। ठीक है ना, यहाँ पर जो नेट प्रोडक्शन है वो ज़्यादा होगा। नेट प्रोडक्शन मैंने होगा ना, एक जो प्राइमरी स्टेज है उससे अगली स्टेज को जो मिलता है उसे हम कहते हैं नेट प्रोडक्शन। नेट प्रोडक्शन यहाँ पर ज़्यादा होगा, और जो छोटे आकार के जीव हैं वो यहाँ पर ज़्यादा होंगे, और जो यहाँ पर जो प्रजातियाँ हैं, जो स्पीसीज़ हैं, उनके बीच जो रिलेशंस हैं वो डेवलप नहीं होंगे। वीडियो चल रहा है ना, हाँ पता चला, हम बोले जा रहे हैं वो रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है। ओके, अच्छा अब जो प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, ध्यान रखना प्लांट्स जो हैं वो तो प्रोड्यूसर हैं। उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर जो होते हैं वो पूरी तरह से शाकाहारी होते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर पूरी तरह से मांसाहारी होते हैं, जैसे बकरी है पूर्ण शाकाहारी है तो प्राइमरी कंज्यूमर है। उसके बाद शेर आया पूर्ण मांसाहारी है, वो सेकेंडरी कंज्यूमर है। फिर जो टर्सरी कंज्यूमर हैं वो सब कुछ खा लेते हैं, उसके कहते हैं सर्वभक्षी या सर्वाहारी। जैसे हम लोग हैं, इंसान, कुत्ता है, बिल्ली है, हम लोग हैं, हम लोग क्या हैं, सर्वाहारी हैं, तो हम लोग कहते हैं तृतीयक या टर्सरी कंज्यूमर्स। उसके बाद आते हैं डिकम्पोजर्स या अपघटक। ठीक है, डिकम्पोजर्स या अपघटक। अच्छा वो देखो मैंने वो बनाया था ना आपको एनर्जी पिरामिड, कहीं आप भूल ना गए हो, ऐसे करके बनाते हैं ना एनर्जी पिरामिड। तो इसमें सबसे नीचे प्रोड्यूसर्स, फिर प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता, और सबसे ऊपर क्या हो गया आपके डिकम्पोजर्स। तो एनर्जी पिरामिड में सबसे नीचे कौन हुए, प्रोड्यूसर्स, और सबसे ऊपर कौन हुए, डिकम्पोजर्स या अपघटक। ठीक है ना, ओके आगे चलें। तो अब इसमें कुछ शब्द है, जैसे परिस्थितिकी, एक शब्द आता है इकोलॉजी, इस शब्द का इस्तेमाल किसने किया, हक्सले ने। इकोलॉजिकल सिस्टम या परिस्थितिकी तंत्र, इस शब्द का इस्तेमाल किसने किया, टेंसले ने। बायोडाइवर्सिटी वर्ड का जो इस्तेमाल किया वो किया रोजेन ने। एक सवाल और आया था, मैंने कहीं नीचे लिखा भी होगा, कि किसी पब्लिकेशन में या प्रकाशन में सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी शब्द का इस्तेमाल किसने किया, तो वो विल्सन ने किया। लेकिन उससे पहले बायोडाइवर्सिटी शब्द का इस्तेमाल जो थे W.G. रोजन कर चुके थे।
ठीक है। उसी तरह से वो आएगा हॉट स्पॉट, यहीं कहीं लिखा होगा मैंने, हॉट स्पॉट वर्ड का इस्तेमाल किसने किया, मार्स ने, ठीक है, ओके। हाँ ये लिखा था मेरे, विल्सन प्रोडक्शन। अच्छा, एनर्जी के जो सोर्सेज हैं, जैसे समंदर है, उसको एनर्जी कहाँ से मिल रही है, सूरज से, है ना। वन है, उसको एनर्जी कहाँ से मिल रही है, सूरज से मिल रही है। इसके अलावा आप देखें धान का खेत है या खेती है, इंसान जो खेती कर रहा है उसको एनर्जी कहाँ से मिल रही है, तो सूरज से तो मिल ही रही है। इसके अलावा हम बहुत सारे खाद भी डाल रहे हैं ना उसमें, तो उसमें सूरज से भी एनर्जी मिल रही है और इंसान से भी एनर्जी मिल रही है, तो 2 सोर्सों से एनर्जी वहाँ पर मिल रही है, ठीक है। तो अब इस आधार पर ओपीओडम ने जो है कि जो इकोलॉजिकल सिस्टम है उन्हें अलग अलग हिस्सों में बांटा है या अलग अलग ग्रुप्स में बांटा। तो एक सवाल आपसे पूछेगा कि ऊर्जा स्रोत के आधार पर अलग अलग परिस्थिति की तंत्रों को किसने बांटा है, तो ओपीओडम ने बांटा है, ठीक है ना। ऊर्जा स्रोत के आधार पर परिस्थिति तंत्र का वर्गीकरण किसने किया, ओडम ने किया, ठीक है। तो इसमें ये सारी चीज़ें आप लोग देख लेना, है ना। अच्छा नेक्स्ट, हॉट स्पॉट शब्द का इस्तेमाल किसने किया, मार्स ने। हॉट स्पॉट किसे कहते हैं, हॉट स्पॉट उन इलाकों को कहते हैं जहाँ पर, ये नहीं कि जहाँ पर बायोडाइवर्सिटी खूब है, जहाँ पर बायोडाइवर्सिटी सफिशिएंट यानी कि पर्याप्त है, ना कम है ना ज़्यादा है ना। हो सकता है बहुत ज़्यादा हो, लेकिन हम क्या करें, ना तो वहाँ बायोडाइवर्सिटी कम है ना बहुत ज़्यादा है, पर्याप्त है, ठीक है, पर्याप्त है। और वहाँ पर जो स्थानीय नस्लें हैं, जैसे हमारे यहाँ देसी कुत्ते हैं ना, आप पहाड़ पे चले जाओ तो आपको पहाड़ी कुत्ते मिलेंगे, वहीं की नस्लें हुई ना। यहाँ के जो कुत्ते आप देखोगे तो वो यहीं की नस्लें हुई है ना। पहाड़ी भेड़ बकरी देखोगे तो वहीं की नस्लें, वो अलग ही आपको हट्टी कट्टी दिखाई देंगी। तो इस जगह की अगर बात करें तो यहाँ पर जो लोकल स्पीशीज हैं वो ज़्यादा मिलती हैं, ठीक है ना, उनकी संख्या ज़्यादा है। तो ऐसी जगह जहाँ पर बायोडाइवर्सिटी पर्याप्त है, वहाँ पर जो लोकल स्पीशीज हैं वो पर्याप्त हैं और इन पर भविष्य में संकट है, तो इन्हें हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी के हॉट स्पॉट। हिंदी में क्या कहते हैं, उष्ण स्थल, ठीक है ना, ओके। तो अब बायोडाइवर्सिटी या इकोलॉजी, आप बायोडाइवर्सिटी कह लो या इकोलॉजी कह लो या जंगल कह लो या वाइल्ड लाइफ कह लो, कुछ भी कह लो आप, इसका पतन क्यों हो रहा है, इसके पतन का सबसे प्रमुख कारण है बाहरी दखल। इस बाहरी दखल में आ जाता है शिकार, मैंने लिखा है शिकार भी इसी में शामिल है। कभी कभी क्या होता है ना कि इसका ऑप्शन दे देगा आपको कि बायोडाइवर्सिटी या वाइल्ड लाइफ या इकोसिस्टम के पतन का